अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी कायनात को समझाने वाली दो सबसे अहम थ्योरीज आपस में एक दूसरे से उलझती क्यों हैं? आज हम फिजिक्स के उसी सबसे बड़े मसले पर बात करने वाले हैं, जिसे कहते हैं वक्त का मसला। ये कोई मामूली सवाल नहीं, ये एक ऐसा मुअम्मा है जो हमारी हकीकत की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख देता है। यही सवाल तो सारी बहस की जड़ है। देखिए, एक तरफ है आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी, जो बड़े बड़े सितारों, गैलेक्सियों यानी पूरी कायनात के ढांचे को समझाती है, और दूसरी तरफ है क्वांटम मैकेनिक्स, जहां छोटे छोटे एटमों की एक अजीबो गरीब दुनिया है। अब ये दोनों थ्योरीज अपनी अपनी जगह पर तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, लाजवाब हैं, मगर जैसे ही हम इन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं तो एक ऐसी चीज सामने आती है जो हमारे रोजमर्रा के तजीबे के बिल्कुल उलट है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। नतीजा ये निकलता है कि ये कायनात वक्त में ठहरी हुई है, फ्रोजन इन टाइम। फिजिक्स की सबसे बुनियादी मसावात के हिसाब से कुछ भी बदल नहीं रहा। न कोई माजी है, न कोई मुस्तकबिल। बस एक ऐसा अब है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अब जाहिर है ये हमारी जिंदगी के तजर्बे से तो बिल्कुल ही अलग है, और इसी को कहते हैं वक्त का मसला। तो चलें इस टकराव की तह तक पहुंचते हैं। देखिए, ये सिर्फ दो अलग थियरीज नहीं हैं, ये हकीकत को देखने के दो बिल्कुल मुख्तलिफ बल्कि आपस में टकराने वाले नज़रिए हैं। और इनके दरमियान जो सबसे बड़ी लड़ाई है ना, वो वक्त के तसव्वुर पर है। जनरल रिलेटिविटी में वक्त एक लचकदार चादर की तरह है जो स्पेस के साथ बुना हुआ है। ग्रेविटी उस चादर को मोड़ती है, जिससे वक्त की रफ्तार भी बदल जाती है। इसके बिल्कुल बरक्स क्वांटम मैकेनिक्स एक फिक्स स्टेज पर काम करती है, जहां एक घड़ी सबके लिए एक ही रफ्तार से चलती है। तो एक तरफ लचकदार वक्त है और दूसरी तरफ एक सख्त ना बदलने वाला वक्त। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ठीक है, अब जरा इसमें और गहराई में उतरते हैं। जब इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रियात को ज़बरदस्ती मिलाने की कोशिश की जाती है, तो जो फ्रेमवर्क सामने आता है उसे फिजिक्सदान कहते हैं फ्रोजन फॉर्मलिज्म। इस सारे मसले की जड़ आइंस्टाइन का एक बहुत ही खूबसूरत उसूल है, पस मंज़र की आज़ादी। इसका मतलब ये है कि स्पेस और टाइम कोई पहले से बना बनाया स्टेज नहीं है, बल्कि वो खुद कायनात के साथ साथ बदलते रहते हैं। ये जनरल रिलेटिविटी के लिए तो ज़बरदस्त है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के लिए ये एक डरावना ख्वाब है, क्योंकि उसे काम करने के लिए एक फिक्स्ड स्टेज की ज़रूरत होती है। और ये है वो मसावात जो सारा मसला पैदा करती है। इसे कायनात की मास्टर इक्वेशन समझ लें। इसमें H का मतलब है कुल तब्दीली या टोटल चेंज, और यह मसावात साफ साफ कहती है कुल तब्दीली 0 के बराबर है। दूसरे लफ्ज़ों में, कायनात की हालत कभी नहीं बदलती, ये हमेशा एक जैसी रहती है, और यूं हम एक जमी हुई कायनात पर पहुंच जाते हैं। जैसा कि ये इक़्तिबास भी बता रहा है, ये मसला कोई नया नहीं, बल्कि कई दहाइयों से फिज़िक्स के दिल में एक कांटे की तरह चुभ रहा है। इसी को फ्रोज़न फॉर्मलिज़म कहते हैं, यानी एक ऐसी थियरी जो हमें एक ऐसी कायनात दिखाती है जो हरकत ही नहीं करती। जाहिर है साइंसदानों ने इस मसले को हल करने की बेशुमार कोशिशें की हैं। आइए कुछ मशहूर नज़रियात पर एक सरसरी नज़र डालते हैं और देखते हैं कि वो वक्त के इस मसले से कैसे निपटते हैं। बहुत सी ज़हीन थ्योरीज़ में इसे हल करने की कोशिश की है। जैसे स्ट्रिंग थ्योरी एक फिक्स्ड बैकग्राउंड मानकर इस मसले से पहलू बचा लेती है, लेकिन ये तो आइंस्टाइन के बुनियादी उसूल के खिलाफ है। लूप क्वांटम ग्रेविटी कहती है कि वक्त ताल्लुक पर मबनी है, लेकिन ये नहीं बता पाती कि आखिर घड़ी का काम कौन सी चीज़ कर रही है। मतलब हर थ्योरी कहीं ना कहीं कोई समझौता करती है, और कोई भी मुकम्मल तौर पर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाती। इससे साफ जाहिर है कि हमें एक बिल्कुल नए ज़ाविये की ज़रूरत। और यहीं पर हमारी कहानी में एक नया और इनकलाबी सुराग दाखिल होता है, कन्फॉर्मल इमर्जेंट रियलिटी मॉडल, या मुख्तसरन CAM। ये मॉडल एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ नुक्ते नज़र पेश करता है। ये कहता है, क्या हो अगर स्पेस और टाइम खुद बुनियादी चीज़ें हों ही ना। सार्म का मरकजी आइडिया ये है कि स्पेस और टाइम खुद बुनियादी नहीं है, वो एक गहरी हकीकत से उभरते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे गीलापन पानी के H2O मॉलिक्यूल से उभरने वाली एक खासियत है, उसी तरह स्पेस टाइम भी किसी ज़्यादा बुनियादी चीज़ से उभरता है। तो स्पेस टाइम एक नतीजा है, वजह नहीं। अच्छा, तो ये होता कैसे है? ये दो मराहिल में होता है। पहले मरहले में एक बुनियादी नक्शा है जिसमें सिर्फ सिमतें और ताल्लुकात हैं, लेकिन कोई फासला या पैमाना नहीं। ये एक बेपैमाना दुनिया है।
پھر دوسرے مرحلے میں ایک فیلڈ آ کر اس نقشے کو پھیلاتی ہے، اسے پیمانہ دیتی ہے، اور اس سے ہمارا جانا پہچانا اسپیس ٹائم وجود میں آتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وقت اور فاصلہ شروع سے موجود نہیں تھے، انہیں بنایا گیا ہے۔ تو یہ سب وقت کے مسئلے کو حل کیسے کرتا ہے؟ اگر وقت خود ایک ابھرتی ہوئی چیز ہے تو پھر کائنات کی اصل گھڑی کیا ہے جو کبھی نہیں رکتی؟ سارم کا جواب اس کی اپنی جیومیٹری میں ہی چھپا ہوا ہے۔ سام ایک نئے تصور کو متعارف کرواتا ہے جسے کہتے ہیں پروٹو ٹائم یا ٹاؤ۔ یہ کوئی باہر سے لائی گئی فرضی گھڑی نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کی اپنی ساخت یعنی اس کے خم یا کرویچر سے بنی ایک اصلی فزیکل گھڑی ہے۔ جہاں جیومیٹری زیادہ خمیدہ ہوتی ہے، یہ گھڑی تیزی سے ٹک ٹک کرتی ہے۔ یہ کائنات کی اندرونی گھڑی ہے، کوئی بیرونی چیز نہیں۔ اور یہیں پر CRM کا اصل کمال سامنے آتا ہے۔ بائیں طرف ہائزنبرگ کا مشہور غیر یقینی کا اصول ہے کہ آپ کسی ذرے کی پوزیشن اور رفتار کو ایک ساتھ مکمل درستی سے نہیں جان سکتے۔ اس کے مقابلے میں دائیں طرف CRM کا اپنا اصول ہے کہ آپ کائنات کے کرویچر اور پروٹوٹائم کو ایک ساتھ مکمل درستی سے نہیں جان سکتے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی جیومیٹری میں ہمیشہ ایک ہلکی سی تھرکپاہٹ رہے گی، اور یہی تھرکپاہٹ پروٹوٹائم کی گھڑی کو ہمیشہ چلاتی رہتی ہے۔ کائنات کبھی بھی مکمل طور پر جم نہیں سکتی۔ اور بس مسئلہ حل ہو گیا۔ وقت کا بہاؤ ایک لازمی نتیجہ ہے، کیونکہ کائنات کی اپنی کوانٹم جیومیٹری اسے کبھی بھی مکمل طور پر ساکن ہونے ہی نہیں دیتی۔ کائنات کی اندرونی گھڑی کو روکا نہیں جا سکتا۔ فروزن فارمیلزم کی برف پگھل چکی ہے۔ تو وقت کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ واقعی ذہن کو گھما دینے والے ہیں۔ اگر اسپیس اور ٹائم بنیادی نہیں ہے تو پھر حقیقت کی اصل بنیاد کیا ہے؟ یہ نظریہ ہماری حقیقت کی پوری تصویر ہی بدل دیتا ہے۔ اسپیس ٹائم اب بنیادی نہیں رہا۔ وجہ اور اثر کا قانون ایک مطلق اصول کے بجائے ایک امکان بن جاتا ہے۔ آئنسٹائن کا فاصلے پر پراسرار عمل یعنی کوانٹم انٹینگلمنٹ اب پراسرار نہیں لگتا، بلکہ اس گہری جیومیٹری میں ایک سیدھا سادہ تعلق ہے۔ وہ تمام کوانٹم عجائبات جو ہمیں پریشان کرتے تھے اب بالکل منطقی لگنے لگتے ہیں۔ یہ اقتباس اس ساری بات کا بہترین خلاصہ ہے۔ CERM کے مطابق کوانٹم مکینکس کی عجیب و غریب باتیں دراصل اس گہری بنیادی جیومیٹری کی جھلک ہیں جس سے ہماری دنیا بنی ہے۔ یہ عجیب نہیں بلکہ ناگزیر ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر وقت، جو ہماری حقیقت کا اتنا بنیادی حصہ محسوس ہوتا ہے، صرف ایک ابھرتی ہوئی خاصیت ہے، تو ہماری حقیقت میں اور کیا کچھ ایسا ہے جسے ہم ٹھوس سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھی کسی گہری سچائی کا محض ایک سایہ ہو؟